पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। और अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ हमारा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सबसे मस्त है और स्वस्थ भी हैं और ज़बरदस्त होकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग आप लोग लेकर आए वीकली टेस्ट का बहुत शानदार क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम में बिल्कुल पूछा ही जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और हाँ सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उससे मुझे भी खुशी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे अच्छे बना सकूँ। ठीक है, और हाँ मेहनत कीजिए, जो वादा आप किए हैं ठीक है खुद से, और नहीं किए तो आज वादा कर लो कि मुझे फोड़ना है। अभी वक्त है, अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है आज से, ठीक है, दिसंबर जनवरी 3 महीने में ना फोड़ सकते हो, समझ रहे हो? तो बस मेहनत में लग जाओ। तो सबसे पहला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब देखते हो ना, जो ग्लो करता है जलता है भाई, यहाँ पे ऐसा ऐसा रहता है ना, जो ग्लो करता जलता है, तो उस वो जो होता है ना, टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और वीकली टेस्ट के लिए तो है भी, है ही, क्योंकि अभी इसी चैप्टर से आप लोग सवाल आएंगे। इस चैप्टर से बहुत सारे विद्यार्थी बोले सर क्या विद्युत चैप्टर से आएगा? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि पिछले बार विद्युत चैप्टर का पार्ट 1 से आया था, मतलब कुछ ही थोड़ा पोर्शन आया था, अभी पूरा पोर्शन से आएगा। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, ये विद्युत चैप्टर का नहीं, वैसे धातु का है, विद्युत कोश का भी हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? बोला लोहा और इस्पात को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उस पर जंग वंग ना लगे, ठीक है, किसी से रिएक्शन ना कर ले, तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, पतली से जिंक की परत होती है, उसको चढ़ा देती है, और जिस वजह से उस पर कोई संचारण क्रिया नहीं होती है, जंग नहीं लगता है, ये नहीं होता है। धातुओं की प्रकृति होती है, तो याद रखना धातुएं जो होती है ना भाई साहब, ये होती है क्या? विद्युत धनात्मक। याद रखना, जो धातु होते होते विद्युत धनात्मक। इस पर आप लोगों को सिर्फ धातु से ही सवाल आएगा, और अधातु से पूछेगा जब भी अगर कभी, तो याद रख लेना वो विद्युत ऋणात्मक होता है। क्यों? धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। आप लोग देखे होंगे ना, सोडियम क्या है? एक धातु है, उस पर प्लस चार्ज रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है भाई, वो एक धनी है, तो धनी है तो धनात्मक है। समझ गए ना? आगे देखो, अमलगम में कौन सी धातु का रहना अनिवार्य होता है? ठीक है, अमलगम में एल्युमिनियम, जिंक, पारा, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, अमलगम में एक धातु पारा होना चाहिए। ठीक है, अमलगम पारा रहेगा एक धातु, तो हम उसको बोलेंगे अमलगम। चलो अगला सवाल है, फिर उसी प्रकार का सवाल है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है या फिर जिंक का है, पारा का है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो सिनेबार है ना, ये भी पारा का ही अयस्क है। किसका है? पारा का अयस्क को हम लोग सिनेबार बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आभूषण भाई, गहना, गहना जिस पर सभी कोई है मरता, गहना। आभूषण बनाने के लिए सोने का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन कितने कैरेट का? आपको पता है शुद्ध जो सोना होता है 24 कैरेट का, तो धड़ाक से मारोगे 24 कैरेट, ना 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 ना, ऐसा गलती कभी मत करना कि सोना, शुद्ध सोना जो होता है ना, मतलब पतला होता है, दबोगे तो दब जाएगा। तो उसमें कुछ हो सकता है तांबा, कॉपर या चांदी मिलाया जाता होगा, और उसको 22 कैरेट का बनाया जाता है। और 22 कैरेट का दोस्तों आप लोगों का सोना का गहना बनता है। ऐसे दोस्तों 18 कैरेट का भी सोना का गहना बनता है। ठीक है, 18 कैरेट का भी। ठीक, 18 आपको आप दुकान में पूछेगा कि कितना कैरेट का, तो बोल देगा 18 कैरेट का दाम थोड़ा कम होगा, लेकिन ऑरिजिनल जो होता है एक्सैक्ट अच्छा चीज़ वो 22 कैरेट होता है, और इसका दाम भी अच्छा होता है। ठीक है, जैसा काम वैसा दाम। निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी काटा जा सकता है? बोले सर चाकू से भी काटेंगे? बिल्कुल, एक ऐसा धातु जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हो, वो है कौन? लिथियम। ठीक है, लिथियम को आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। सोच रहे हो धातु है कि क्या है भाई, सब्जी है, चाकू से काटेंगे? लिथियम। ठीक है, काट देना चाकू से। प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, तो ये आप लोग का हीरा हो जाएगा। सबसे महंगा है भी है, कठोर भी है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? जो सबसे अधिक अभिक्रिया कर लेता है, तो सबसे अधिक ऊपर में होता है कौन? के, फिर Na, फिर ये, तो सॉरी ये कहना काश ये होता है, वो पोटेशियम जो है, के मतलब पोटेशियम, ये सबसे अधिक ऐसे अभिक्रियाशीलता आप लोग का एक चार्ट है, उसको याद रखना आप लोग, मैं बता दूंगा कभी। तो वो होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। बस लोग चैनल में बने रहो, और एक काम करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि आप लोग का शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बता दें टंगस्टन का, पहले बताएं। आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? तो कई बार मैं कह चुका हूं, आमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं, और अगर वोल्टमीटर का बात करता कि वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो उसको पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। और याद सुन लो, आमीटर का काम क्या होता है? तो कोई भी परिपथ में जो धारा बहता है ना, कितना करंट बह रहा है भाई, वो नापता है आमीटर। ठीक है, कि कितना धारा उसमें बह रहा है। और वोल्टमीटर क्या करता है कि कितना वोल्टेज उसमें जा रहा है, वोल्टमीटर वो नापता है।
क्लियर है। अगला प्रश्न है, श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में क्या समान होती है। श्रेणीक्रम संयोजन इस प्रकार से, एक प्रतिरोध यहाँ, फिर एक प्रतिरोध यहाँ, फिर एक प्रतिरोध यहाँ, तो इसमें हर एक भाग में क्या होता है समान, तो इसमें हर एक भाग में धारा समान रहती है। ठीक है, धारा, तो याद रखना अगर श्रेणीक्रम संयोजन है तो धारा समान है, अगर पार्श्वक्रम संयोजन है तो विभवांतर समान हो जाएगा। याद रहेगा, श्रेणीक्रम में धारा समान होता है और पार्श्वक्रम यानी कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भर जाती है। ये जो बल्ब है ना, बल्ब जो जलता है, यहाँ टंगस्टन का ये रहता है फिलामेंट, और यहाँ गैस भरी रहती है। कौन सी गैस, यहाँ पर आर्गन या फिर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम के लिए, देख लो। इसका हो जाए किलो वाट घंटा, KWH यानी किलो वाट घंटा। और याद रखना 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होता है, ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार पूछा है। और 1 किलो वाट घंटा का मतलब ही 1 यूनिट। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लेकिन उससे पहले और 2 ऑब्जेक्टिव देख लो। विद्युत फ्यूज आधारित किस पर होता है, तो विद्युत फ्यूज कब गलता है, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी धारा बहता है तो गर्म होकर गल जाता है। तो गलता क्यों, उसमें प्रभाव के कारण, ताप के प्रभाव के कारण। ठीक है, ये मतलब उसमें प्रभाव के कारण, तापीय प्रभाव के कारण, ताप होता है, हीट हो जाता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, V/I का अनुपात हमको पता है सर, V/I इक्वल टू होता है R, यानी V/I का अनुपात क्या होता है, प्रतिरोध होता है। R मतलब प्रतिरोध, ऑप्शन को। और एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है। हम लोग घर में भैया कौन सा परिपथ का प्रयोग करते हैं, श्रेणीक्रम का, कौन सा परिपथ का, कौन सा क्रम, संयोजन क्रम का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सा मतलब पार्श्वक्रम का प्रयोग करते हैं या फिर श्रेणीक्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं, कौन सा संयोजन यूज करते हैं घर में। ठीक है, फिर दोनों कर लेते हैं या फिर नोटा मतलब नोट नहीं होता भाई, नन ऑफ द अबव होता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलें इसका आंसर। कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और शानदार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसको पहले देख लो। सबसे पहला, आघात वर्धोत्तन्न का अर्थ बताइए। आघात वर्ध, जिस नाम से पता चला, देखो रटना नहीं है भाई, रटोगे तो फटोगे। ठीक है, समझोगे तो सुधरोगे, समझ जाओ। आघात बढ़, आघात मतलब चोट मारना किसी पर, आघात मतलब हमको दिमाग में किसी चीज पर चोट मारेंगे भाई, जब किसी पर चोट मारेंगे ना वो चीज पतला हो जाएगा। तो बस यही चीज है कि धातु को पतली चादर में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग आघात बढ़ता कहते हैं। तो यही है, कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, ऐसी धातुओं को आघात वर्ध्य कहते हैं। और धातु के इसी गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। समझ गए, मतलब धातु ही आघात वर्ध होती है, क्योंकि उसको पीटोगे तो पतला चादर हो जाएगा। तन्न होता क्या, तन्न मतलब टानना, ऐसा समझना। तन्न मतलब टान के क्या करते हो, टानोगे, तन्न मतलब टानना, ऐसे मैं देसी भाषा बोल रहा हूँ। तन्न मतलब टानना, टानोगे तो तार बन जाएगा। तो बस धातुओं को वह गुण जिसके कारण उसके उनके खींचने पर उनके तार खींचा सकता है, समझ रहे हो। धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, ऐसी धातु को तन्न कहते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। बुरा, एल्युमिनियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो फिर उसको खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में क्यों करते हो। देखो, एल्युमिनियम बहुत ही हल्का तथा सस्ता धातु ही है। सबसे पहली बात, हल्का है, उठाने में रखने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। गर्म भात का चढ़ाओगे, ठीक है, भारी वाला लोहा वाला गिर जाएगा, एकदम जल जाओगे। तो एल्युमिनियम हल्का है, उससे अच्छा है। और सस्ता भी है, जो उष्मा का सुचालक होता है, मतलब उसमें उष्मा अच्छी तरह से बहती है, एकदम आग लगा दो तुरंत करके गर्म हो जाएगा। तथा इसका गलनांक भी उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है भाई एल्युमिनियम। गलनांक उच्च मतलब उसको गलता नहीं है जल्दी, उसको हाई टेम्परेचर पे गलेगा ही नहीं। अब देखते हो एल्युमिनियम में चावल पकाते हो, एल्युमिनियम भात गल जाता है, एल्युमिनियम नहीं गलता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, जल्दी गलता नहीं है। वायु के संपर्क में आने पर इस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। जैसे ही वो वायु के संपर्क में आया, उस पर क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 की पतली परत चढ़ जाती है, जो हम लोग को दिखती नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, खाना बनाने वाले बर्तन में किया था, और उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ठीक है, वायु में आने पर तो बस वो हानिकारक अभिक्रिया नहीं करेगी। अब आराम से भाई, सस्ता है, हल्का है, उष्मा का सुचालक है, तो क्यों नहीं यूज करेंगे। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, बताओ मुझे। तो देखो, प्लेटिनम, सोना और चांदी जो होता है ना, इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही कम अभिक्रियाशील तथा चमकदार होती है। अब आप ऐसा सोचो, आप कोई ऐसा धातु का आभूषण बना लिए, गहना बना लिए, भैया 2 दिन बाद उसमें जंग लग गया। अब आप कहीं शादी पार्टी में पहन के जाओगे, एकदम जंग लगा हुआ गहना पहन के जाओगे, एकदम सब देखने लगेगा, आप ही की तरफ एकदम हीरो हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है, सेलिब्रिटी बन जाओगे। तो ऐसा सेलिब्रिटी नहीं बनना है, बल्कि अच्छे चमकदार वस्तु बनकर पहनकर जाएंगे, सेलिब्रिटी बनना है ना।
क्योंकि ऐसा अगर पहन कर जाएंगे जो 2 ही दिन में जंग लग जाएगा, तो उसका आभूषण ही हम क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ का हम आभूषण बनाएंगे जो अभिक्रिया ना करे, हवा से अभिक्रिया ना करे, पानी से अभिक्रिया ना करे। और इसलिए सोना ज़्यादा महंगा है, क्योंकि सोना अभिक्रिया किससे नहीं करती है, समझ रहे हो। तो इसलिए इन सब का प्रयोग हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बनाने में, आभूषण बनाने में, गहने बनाने में। और सबसे अधिक कठोर प्रकृति तो हीरा आपको पता ही दिए पहले। अमलगम किसे कहा जाता है, तो ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होता है उसे क्या बोलते हैं, अमलगम। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चंस को देखो, समझो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, हाँ, सभी दोस्तों में शेयर करना, और घंटी जरूर दबा देना, सब्सक्राइब करके जो घंटा है ना दबा देना, पुण्य मिलेगा। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।